ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए आज हम एनिमल मैनेजमेंट में पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आज हम हमारा इस कोर्स का 13th चैप्टर यानी कि सेकंड मिड टर्म हेतु स्टार्टिंग जो हमारी हो रही है, तो ये हमारा 13th चैप्टर। इसमें गो वंश के लिए आदर्श भवन का निर्माण, जिसको हम आइडियल कैटल हाउसिंग कहते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करना, सामान्य जानकारियाँ, प्रकार व विन्यास यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन, टाइप्स और उसके डायमेंशंस। टाइप या डायमेंशन कहते हैं मिणती, कितनी कितनी जगह किस किस के लिए होनी चाहिए। तो ये आज हमारा ये टॉपिक रहेगा। चैप्टर 13 में सब्जेक्ट है ये। इसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक जो है वो अध्ययन करेंगे इन टॉपिक्स का। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का बहुत अधिक महत्व है। इसमें भी गाय व भैंसों का सर्वाधिक योगदान है, लेकिन शीप भी कम नहीं, ऐसा नहीं। अतः उनका उचित प्रबंधन व देखभाल कई संदर्भों में उपयोगी है। इसी प्रबंधन के अंतर्गत हम पशुओं के लिए आवासीय भवन का निर्माण करते हैं, रहने के लिए जगह। पशुओं के लिए आवासीय भवन निर्माण के निम्नलिखित उद्देश्य पर्पज हो सकते हैं। क्यों करते हैं, क्या पर्पज है इनका? कि हम पशुओं के लिए जो हमारे पास पालतू जानवर हैं, घरेलू रखे हुए हैं, डोसाइल जानवर, तो इसका हमारा पर्पज में है पशुओं को प्रतिकूल व खराब मौसम से बचाना, जैसे तेज ठंड, तेज गर्मी, बरसात आदि। जैसा इंसान, हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए घर बनाते हैं। तो कोई ऐसी नई बात नहीं है ये। पशुओं को एक साफ सुथरी व आरामदायक शरण प्रदान करना, शेड प्रदान करना, शेड। उन्हें कम कीमत पर अच्छी सुविधाएं प्रदान करना, उन्हें चोरी से तथा मांसाहारी जानवरों से बचाना। ये सारी की सारी सुविधाएं हमें भी चाहिए, हमारे लिए भी होती हैं। संपत्ति का सुव्यवस्थित व सुनियोजित ढंग से उपयोग कर अच्छा लाभ प्राप्त करना। ये एक संपत्ति है हमारे पास, जो जानवर हैं, और उनको हम अगर अच्छी तरह से सुव्यवस्थित एंड सुनियोजित ढंग से अगर उपयोग करेंगे तो अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये कंस्ट्रक्शन का, भवन का, ये हमारा प्रयोजन। इस प्रकार पशुओं के लिए आवासीय भवन का निर्माण करने से पशु व मालिक दोनों को लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार ये बात स्पष्ट है कि पशुओं के लिए भवन निर्माण एक नितांत आवश्यकता है, परंतु भवन निर्माण, पहले भवन निर्माण वाले स्थान के बारे में कुछ सामान्य लेकिन अति आवश्यक जानकारियाँ हमें पता होनी चाहिए, जो हमारे लिए भवन निर्माण के समय भी पता करते हैं। जहाँ स्थान वो बनाना है उसकी जानकारी भी हमें पहले होनी चाहिए ना, कहाँ बनाना है, ये जगह कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द साइट ऑफ हाउसिंग, जगह कहाँ हो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि जगह जो है वो कहाँ हो ऐसी। तो सबसे पहले हम उसकी टोपोग्राफी यानी कि प्राकृतिक दशा को हम देखते हैं कि प्राकृतिक जो है उसकी दशा क्या है। कहीं वहाँ पे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं तो नहीं आती, कहीं कोई ऐसा जगह तो नहीं है जहाँ अभी जैसे आप सुन ही रहे हैं, ये आ रहे हैं ना तूफान, तो ऐसी कहीं जगह पे आप बना के बैठ जाएं और वो जैसे ही अगली बार तूफान की व्यवस्था हो और वो साथ में सारा बह के चला जाए। तो ऐसा भवन निर्माण वाली ज़मीन आसपास की ज़मीन से थोड़ी सी उठी हुई या समतल होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरसात का पानी अगर उठी हुई नहीं तो सारा अंदर ही चला जाए।
जिससे ज़मीन समतल करवाने का खर्चा कम आएगा, समतल होगी तो। गंदे पानी की निकासी भी आसानी से की जा सकेगी तथा बरसात का पानी भी इकट्ठा नहीं होगा, और साथ ही भवन की सफाई आसानी से, कि अंदर से जो है उसको, जो हमारा फर्श है उसको आराम से धोएंगे तो ये पानी सारा बाहर बैठ जाएगा, उसका लेवल ऊंचा होना चाहिए। टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी का प्रकार। उस स्थान की मिट्टी बालू, रेत या चिकनी मिट्टी ना होकर, अगर बालू है तो भी नुकसानदायक है, और चिकनी मिट्टी है तो भी नुकसानदायक, फिसले। दोमट मिट्टी, सैंडी लोम होनी चाहिए, जिससे ना ही तो ज़मीन धंसे व ना ही फिसलन पैदा हो। तो अगर बहुत ज़्यादा रेतीली है, बरसात आ गई तो बैठ जाएगी। साथ ही मिट्टी उपजाऊ भी होनी चाहिए, जिससे उसमें पशुओं के लिए हरा चारा उगाया जा सके, जो पूरे साल उपलब्ध हो। सूर्य का प्रकाश व हवा, सन एक्सपोजर व विंड प्रोडक्शन। भवन वाले स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पहुंचनी चाहिए तथा ये भवन के अंदर तक पहुंचने चाहिए, जिससे भवन में नमी ना रहे व भवन के अंदर जीवाणु वगैरह की वृद्धि पर नियंत्रण रह सके। इसके लिए भवन की लंबाई, अब इसे आप नोट कर लें, अंडरलाइन, उत्तर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। लंबाई उत्तर और दक्षिण। जैसे आप अगर हम देखें कि ये इधर मेरे ये साइड में जो है पूर्व है, ये पश्चिम है, तो ये उत्तर और दक्षिण, तो ये हो गई लंबाई की साइड, उत्तर दक्षिण। लंबाई उत्तर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। इसके साथ ही हवा सीधे ही भवन में नहीं टकरानी चाहिए। इस हेतु भवन के आसपास पेड़ लगे हुए होने चाहिए, जो हवा के तेज बहाव को धीरे करके उसे भवन से सीधे टकराने से रोकेंगे व गर्मियों में छाया भी प्रदान करेंगे। वाटर सप्लाई, सामान्य व उचित दर पर स्वच्छ, ताजा व निर्मल पानी की आपूर्ति वहां मिलनी चाहिए। अब जो मेन बात है, इन बातों को एक साइड में रख के भी, खैर आजकल तो साधन हो गए इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो एक्सेसिबिलिटी एंड मार्केटिंग, अगर ये नज़दीक होगी या पहुंच होगी, जहाँ ऐसी जगह हो जहाँ से पहुंचना आसान हो और कोई सामान लाना हो तो वह आसान हो, तो वो जगह उचित इसके लिए रहेगी। भवन मुख्य सड़क के पास होना चाहिए, जिससे बाजार से सामान लाने ले जाने में आसानी रहता था। साथ ही दुग्ध उत्पादों को जल्दी व कम लागत पर बाजार में लाया जा सके। जहाँ तक हो सके भवन मुख्य बाजार के पास ही होना चाहिए, जिससे दुग्ध उत्पादन जल्दी भेजे जा सकें व खराब भी नहीं हो, ज़्यादा दूरी पर ना हो। बिजली की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी, भवन में बिजली की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि काम सुगमता, अच्छी क्षमता व तेजी से किए जा सकें तथा रात के समय भवन की सुरक्षा में आसानी रहे। आजकल पशु भवनों में बिजली से चलने वाले बहुत से उपकरण भी काम में लिए जाते हैं, अतः विद्युत आपूर्ति भवन की ज़रूरत है। तो आजकल तो हमें पता है कि जहाँ गौशालाएँ हैं, अगर वहाँ बिजली नहीं है तो आजकल तो ये जो चारा काटने वाली मशीनें यही बिजली पे चला रखी हैं वो लोगों ने, और कितने से कार्य हैं वो बिजली से जो है हो रहे हैं। तो ये तो बहुत ही आजकल का बहुत ही नेसेसिटी है, इसकी तो ज़रूरत है ये बिजली की। भवन कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण। भवन निर्माण शुरू करने से पहले उसमें रखे जाने में पशुओं की संख्या, स्वयं की आर्थिक स्थिति, भविष्य में होने वाली आय को ध्यान में रखते हुए एक नक्शा तैयार कर लेना चाहिए।
जिससे भवन सुव्यवस्थित सुनियोजित ढंग से बनाया जा सके। भवन में सभी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे चारा, ये जो हरा चारा होना चाहिए, जैसे तो भूसा व गोबर संग्रहण के लिए अलग अलग स्थान, पशुओं के लिए आरामदायक व खुली जगह, दुग्ध संग्रहण के लिए स्वच्छ कमरा, उपकरणों हेतु अलग कमरा। इसके साथ ही भवन टिकाऊ यानी कि ड्यूरेबल, सीमेंट, ईंटों, पत्थरों आदि से बनवाना चाहिए ताकि लंबे समय तक चल सके। वह रख रखाव का खर्चा भी कम लगे। पशुओं की संख्या भवन के अनुसार ही होनी चाहिए। वह कम जगह में ज़्यादा पशु नहीं रखने चाहिए। अब भवन का बाह्य वातावरण, सराउंडिंग कैसी हो। भवन के चारों तरफ का वातावरण साफ, स्वच्छ व हरा भरा होना चाहिए, जिससे पशु स्वस्थ रहें। भवन के आसपास मांसाहारी जानवर या चोर डाकू निवास नहीं करने चाहिए। भवन का वातावरण अच्छा होने से भवन पशुओं का प्रबंधन अच्छा व आसान हो सकता है। पानी की निकासी, ड्रेनेज। भवन ऊंचाई पर स्थित होने या आसपास की जमीन से एक लेवल पर भी फर्श को एक अच्छा ढाल, स्लोप देकर गंदे पानी की निकासी की सरल व्यवस्था की जा सकती है। वह इससे जगह जगह पानी भरने की परेशानी नहीं रहेगी और जानवर कीचड़ में नहीं खड़े रहेंगे। अगर जानवर कीचड़ में खड़े रहेंगे तो उनके पैर जो है वो खराब हो जाएंगे और उनमें बीमारियां लग जाएंगी। मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन यानी कि अन्य जानकारियाँ। भवन में रखे जाने वाले पशुओं की संख्या का पता होना चाहिए, जिससे उनके आवास की अच्छी व्यवस्था की जा सके। भवन में विभिन्न यंत्र रखने चाहिए। चारा रखने, खाद्य संग्रहण आदि के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। भवन में काम करने वाले मजदूर अच्छी आदतों वाले, अनुभवी, प्रतिभाशाली तथा अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर उपलब्ध होने चाहिए। भवन में हवा का आगमन, वेंटिलेशन, विंड का प्रवाह प्रभावशाली होना चाहिए ताकि नमी नहीं रहे तथा पशुओं को शुद्ध व ताज़ा हवा मिलती रहे। उपरोक्त सभी कारक एक प्रभावशाली, आर्थिक दृष्टि से मजबूत तथा लाभप्रद भवन निर्माण के लिए आवश्यक है। किसी पशु भवन में जितने उपरोक्त कारक अधिक प्रभावशाली होंगे, वह भवन अपने मालिक के लिए उतना ही अधिक लाभप्रद होगा। दुधारू गायों व अन्य सभी प्रकार के पशुओं की आवास व्यवस्था करते समय उपरोक्त सभी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पशुओं के लिए एक अच्छे व पर्याप्त भवन निर्माण के लिए निम्नलिखित फायदे होते हैं। उच्च दुग्ध उत्पादन, पशुओं का अच्छा स्वास्थ्य, पशुओं का अच्छा नियंत्रण व देखभाल, अच्छी साफ सफाई व रोग का नियंत्रण, पशुओं की बढ़ी हुई उत्पादन व प्रजनन क्षमता, उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग, छोटे व जवान पशुओं की मृत्यु दर कम होना, भवन मालिक का सामाजिक व आर्थिक विकास होना और अन्य पशुपालकों को प्रेरणा के स्रोत बनना। तो ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट हमारे पास भवन निर्माण की क्यों आवश्यकता है, कहाँ होना चाहिए, वो जगह कैसी होनी चाहिए और उसके अंदर उससे हमारे को क्या लाभ मिलेंगे, बेनिफिट्स होंगे। तो ये हमने इसके बारे में हमने जाना। तो अब है टाइप्स ऑफ कैटल हाउसिंग। गोवंश के लिए भवनों के प्रकार कितनी तरह के होते हैं। गायें हैं जो, उनको रखने के लिए जो भवन की व्यवस्था है वो कितने प्रकार की होती है। भारत में अधिकांशतः गायों को एक खूंटे से कच्चे फर्श वाली जगह पर बांधा जाता है तथा अधिकांशतः ये गायें 2 या 3 के समूह में पाली जाती हैं। ये घरों की बात है। घरों में 2-3 पशु रखते हैं जिसमें कच्चा फर्श है और एक खूंटे से बांधा जाता है उनको, सांकल से या रस्सी से या आयरन चैन से या उसको कॉटन रोप से।
परंतु एक संगठित डेयरी फार्म यानी कि इकट्ठा जिसने डेयरी फार्म करना है, सरकारी या निजी, पर गायों की अच्छी व्यवस्था आवास व्यवस्था पाई जाती है। मुख्यतः निम्नलिखित दो प्रकार की आवासीय व्यवस्थाएं भारत में पाई जाती हैं। पहला है लूज हाउसिंग सिस्टम, खुला, और एक है कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम। लूज जो हाउसिंग सिस्टम, तो इसके अंदर पहले में हम इसकी चर्चा करते हैं। ये ज़्यादातर आपने देखा होगा, ये जितने भी मुसलमान भाई हैं, आपने देखा होगा इनके यहाँ पे ये खुली व्यवस्था रखते हैं। लूज हाउसिंग सिस्टम है सारा इनके यहाँ, किसी के गले में रस्सा नहीं, किसी को खूंटे से नहीं बांधते, और ये तो बस नाम से बुला लेते हैं। वो आ जाती है, बैठ के दूध निकाल लेते हैं और फिर नेक्स्ट को बुला लेते हैं। बड़ा अजीब, अच्छा वैसे तरीका है। तो लूज हाउसिंग में हम इस प्रकार की आवासीय व्यवस्था में पशु बाड़े में केवल कुछ समय के अलावा दूध निकालते हुए इलाज करते समय लाए जाते हैं। इनके दो के अलावा लूज जो है वो स्वतंत्र घूमते हैं वहां पे बाड़े में। बस ये तो दूध निकालने के लिए, यहाँ दवा पानी करवाने के लिए बस ये बाड़ा है, अदरवाइज वो स्वतंत्र घूमते हैं। हालांकि इस व्यवस्था में पशुओं को खराब मौसम से बचाने के लिए तथा अन्य कई उपयोग हेतु विभिन्न तरह के कमरे व शेड्स बनाए जाते हैं। कमरे सामान्यतः चारों तरफ से ढके हुए व एक दिशा में उनकी दीवार दरवाजे युक्त होती है, जबकि शेड एक अस्थायी या स्थायी व्यवस्था होती है। इसकी एक दिशा पूरी तरह से खुली रखते हैं। खराब मौसम के लिए कुछ कमरे भी बना दिए जाते हैं, लेकिन जो बाड़े में जो है खुले ही घूमते हैं। तो खराब मौसम है तो वो धूप है तो वो छाया में पेड़ लगा देते हैं, तो छाया के पेड़ों में बैठ जाते हैं। बाकी जो शेड है उसके नीचे आ जाते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा खराब मौसम है तो वो कमरों में चले जाते हैं, लेकिन वो लूज हाउसिंग। इस प्रकार की व्यवस्था के प्रचलित होने का मुख्य कारण इसका अन्य व्यवस्थाओं से कम खर्चीला, मोर इकोनॉमिक होना है। तो इसमें कोई खर्चा नहीं लगता, और पशु जो है वो ऐसा ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है, ये बाहर के लगभग वातावरणों को सहन कर लेता है, बजाय कि बहुत ही ख़राब मौसम कोई आ जाए तो। इस प्रकार की व्यवस्था की सफलता के लिए निम्नलिखित इकाई यूनिट्स का होना जरूरी है। पहला तो है बाड़े की बाह्य दीवार। बाहर जो है, बाहर बड़ी बाड़ा बनाया जाता है जिसके अंदर खुले घूमते हैं। वहीं कुछ कमरे और शेड बना दिए जाते हैं, इमरजेंसी में वो अंदर बाहर आते हैं, अदरवाइज वो ठीक है बाहर ही सही है। बाड़े की बाह्य दीवार लगभग 5 फुट ऊंची होनी चाहिए, जिससे पशु कूद कर बाहर ना जा सके। और आजकल तो इसमें और भी बात आगे बढ़ गई है कि उस दीवार के ऊपर बाहर से कोई ना आए, उस पर कांच के टुकड़े जो है लगा देते हैं खूब सारे, ताकि हाथ ही नहीं लगाए। कोई ऊपर हाथ लगा स्पोर्ट लेने के लिए हाथ रखे तो वो कांच उस पर उसको काट देता है। यहाँ जो है उसके ऊपर क्या करते हैं, लोहे की एंगल आयरन लगा करके और उसमें से तारे निकाल देते हैं, तो और 2 फुट ऊंची दीवार जो है उसको बन जाती है। अब कैटल शेड, फीडिंग एरिया एंड स्टॉल फीडिंग एरिया। कैटल शेड, कैटल को वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाने के लिए एक छत वाली जगह की व्यवस्था करते हैं, जिसे कैटल शेड कहते हैं। इसमें पशुओं के चरने के लिए मैंजर यानी कि खुरली व पानी पीने के लिए वाटर ट्रफ की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही इसका फर्श कच्चा नहीं होकर पक्का व खुरदरा होना चाहिए, तथा यह उचित ढलान युक्त होना चाहिए। पीछे की तरफ ढलान होनी चाहिए, क्योंकि अगर पतला गोबर होता है तो वो ढलान से चला जाता है। अगर मान लो आप पानी से उसको धोते हैं तो वो सारा का सारा उस ढलान की तरफ, बाहर की तरफ बह जाता है, जिससे इसकी सफाई व धुलाई आसानी से की जा सके। इसकी छत घास फूस या टैनों से बनाई जा सकती है तथा ये उचित ढाल युक्त होनी चाहिए।
पशुओं के चारे के लिए नांद मैंजर की व्यवस्था कई प्रकार से की जा सकती है। इसकी व्यवस्था करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक गाय को लगभग 20 से 24 इंच अप्रोक्सीमेट 2 फुट की जगह लंबाई में प्राप्त हो, जिससे वह आसानी से चर सके। मैंजर की बाहरी ऊंचाई लगभग 24 से 30 इंच यानी कि अप्रोक्सीमेट 2 से 2.5 फुट ऊंचाई होनी चाहिए तथा आंतरिक गहराई लगभग फुट से 1.5 फुट होनी चाहिए। ये इसका नाप जो है, यानी कि यूं लंबाई, देखिए यूं लंबाई हो गई 2 फीट, उसकी ऊंचाई जहां जानवर आके खड़ा रहेगा उसके साथ वो हो गई 2.5 फीट, 2 से 2.5 फीट। और जो मैंजर बनी कुल ठाण बनाई गई है उसकी जो गहराई है वो 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर पशु इधर उधर यूं मुंह मारता है तो बाहर वो चारा नहीं गिराए। अगर मैंजर को एक दीवार के साथ सटाकर बनाना हो तो उसकी चौड़ाई लगभग 30 इंच यानी 2.5 फीट रखी जाती है, जिससे पशु एक तरफ से ही चर सकते हैं। परंतु अगर मैंजर को कैटल शेड के मध्य में बनाना होता तो उसकी चौड़ाई लगभग 4 से 5 फुट रखी जानी चाहिए, जिससे पशु दोनों तरफ से चारा खा सकते हैं। ये सही है। इस प्रकार की व्यवस्था में मैंजर के चारों तरफ लोहे के सरिये, पाइप या लकड़ी लगा देते हैं, जिससे पशु मैंजर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हमारे इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको वाटरिंग एंड यानी कि वाटरिंग ट्रफ और आगे का और क्या क्या इसके अंदर लूज सिस्टम में हमें चाहिए, और फिर हम नेक्स्ट इसकी पूरी चर्चा जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।